बिल्कुल वैसी बात हो गई यार कि तुम ढोलकपुर में हो, छोटा भीम टुनटुन मौसी के लड्डू खा रहा है, तो टुनटुन मौसी के लड्डू मान लो ए अमाउंट में प्रेजेंट है, उसमें से उसने x1 अमाउंट के लड्डू खा लिए, तो बचे कितने भाई, a माइनस x1 लड्डू बचे होंगे अभी। कि तुम घर पे पढ़ रहे हो, तुमने पढ़ा एक पेज 1 आवर में, तो तुम्हारे पापा ने पीछे से तुम्हें 10 स्लैप्स मार दी, ठीक है, ये तुम हो, तुम्हारे पापा इधर है, पीछे से क्या मार दिया, 10 स्लैप्स मार दी, ठीक है, तो 10 स्लैप मारी, तुम्हारे पढ़ने की रेट डबल, वापस 10 मारी, तुम्हारे पढ़ने की रेट डबल, ठीक है, तो ऐसे डबल डबल होती रही, बिल्कुल वही चीज़ हो रही है। Welcome students, I am your chemistry teacher from Revolution Beyond Education and I am here to boost your JEE Mains 2020 marks with some very important questions and tricks from the chapter Chemical Kinetics. So without wasting time, let's start. So here is the first question. क्या बोल रहा है ये? For the non-stoichiometry reaction 2A plus B gives C plus D, the following kinetic data were obtained in 3 separate experiments all at 298 Kelvin. Right? इस reaction को मैं observe कर रहा हूँ, experiment कर रहा हूँ, ठीक है, तीनों की जो भी टेम्परेचर है वो मैंने फिक्स रखा है 298 केल्विन, और ये 3 एक्सपेरिमेंट के डेटा मुझे मिल रहे हैं। राइट, क्या क्या दिया मुझे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया है, फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है, और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया हुआ है, ठीक है। एक बार ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में क्या है, डी सी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, वो मुझे लेफ्ट हैंड साइड दिया है, और राइट हैंड साइड क्या है, मेरे पास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है। ये इक्वेशन तू जानी पहचानी लग रही होगी, ठीक है, 4 ऑप्शन देखो यार, है ना। जब भी हम रेट की बात करते थे, रेट की इक्वेशन हम कैसे लिखते थे, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कुछ ए लिखते थे, राइट। अगर रिएक्शन जा रही है फ्रॉम ए टू बी तो हम रेट की इक्वेशन कैसे लिखते थे, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए करके, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो, फिर प्रोपोर्शनलिटी हटा था तो के आ जाता था, कुछ ऐसे ही लिखते थे, है ना। तो इसमें भी कुछ वही करना है यार, ठीक है। क्या करेंगे, हम पहला डेटा एक बार के लिए ले लेते हैं, राइट। तो पहला डेटा क्या है, मुझे क्या बोला है, डी सी बाई डी टी, मैं उसे बोल देता हूँ आर, राइट, आर बोल दिया मैंने। अब आर किसके प्रोपोर्शनल होने वाला है, आर प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है कि नहीं। तो यार प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ए और बी, इतनी बात क्लियर है। अब यार तुमको डाउट आना चाहिए, क्या ए के ऊपर 2 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे तो 2 मोल है, क्या यहाँ पर 2 मोल नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई। क्यों, क्योंकि जब भी हम रेट की बात करते हैं तो रेट में हमेशा एक्सपेरिमेंटल डेटा लेंगे, ठीक है, ये तो थियोरेटिकल है, बैलेंस करते हैं हम इक्वेशन, वो सब थियोरेटिकल होता है। जब भी हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे ना यार, तब हमेशा हम किसकी बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डेटा की, ठीक है। तो यार जो भी ऑर्डर आता है, राइट, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो ये जो चीज़ होती है पावर, वो भी एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 3 एक्सपेरिमेंट किए, वहाँ से मैं ऑर्डर निकालूंगा, ऑर्डर से फिर मैं यहाँ पे ऑप्शन मैच करके देख लूंगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। तो हमें ये पता है कि जो भी रेट होने वाली है वो प्रोपोर्शनल होगी द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सही बात है, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। अब बताओ यार फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 0.1, तो ये लिख दिया मैंने 0.1, ठीक है यार। और बी की बताओ, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 0.1 ही है ना। क्या ये बात सही है, थोड़ी सी गलती है क्या यार, तुम्हें पता नहीं है ऑर्डर कितना है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता पावर में तो क्या मतलब है इसका, यहाँ पे 1 और 1 होगा, है कि नहीं। लेकिन हमें तो ऑर्डर पता नहीं यार, यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मुझे थोड़ी पता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ x ले लूँगा, यहाँ पे कुछ y ले लूँगा, इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमने रिप्लेस की 0.1 से, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, y आ जाएगा, ये बात क्लियर हो रही है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब यार दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, क्या है, 0.1 मोलार ए में, 0.2 बी में, तो मैं वापस रिप्लेस कर देता हूँ इस इक्वेशन में, क्या आएगा, r इज प्रोपोर्शनल टू 0.1 रेज टू x और 0.2 रेज टू y, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 और 2 को कर रहा हूँ डिवाइड, ठीक है। तो 1 और 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन डिवाइड करने से पहले मैं एक चीज़ देखूंगा, यहाँ पे यार क्या रेट सेम रहने वाली है, सेम नहीं होगी, ठीक है। जो भी डेटा दिया है उस हिसाब से तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं R1 ले लेता हूँ, यहाँ पे R2 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है तो रेट में चेंज तो आना ही है, ठीक है। तो मैंने R1 और R2 ले लिया है। अब इस केस में क्या हो रहा है यार, यहाँ पर तो उसने सेम दे दिए, R1 मेरे पास ये थी क्योंकि मैंने फर्स्ट डेटा का लिया था, है ना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का डेटा लिया था, और दूसरी R2 ये है क्योंकि मैंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट का डेटा लिया हुआ था। क्लियर हो रही है बात, ठीक है।
तो अब मैंने क्या कर दिया, 1 और 2 को डिवाइड कर दिया, तो बताओ यार क्या हो जाएगा, ये तो कट हो गया, राइट। R1 की वैल्यू क्या है 1.2 इंटू 10⁻³ R2 की वैल्यू क्या है 1.2 इंटू 10⁻³ तो ये R1 और R2 सेम है, ठीक है, तो ये और ये भी कट हो जाएगा। बताओ बचा क्या, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 1, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 1, ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या बचने वाला है 0.1 अपॉन 0.2 होल की पावर y। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है यार, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे प्रोपोर्शनिटी की जगह पे क्या आने वाला था, यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनिटी हटा देता तो आता इक्वल टू कुछ k, है ना, सेम चीज़ यहाँ पर k, राइट। और k तो यार रिएक्शन के लिए सेम होता है, रेट कांस्टेंट बोलते हैं हम उसे, ठीक है, तो पूरी रिएक्शन में सेम ही रहता है, तो ये और ये तो कट होने ही वाला था, इसलिए मैंने प्रोपोर्शनलिटी के साइन में रखा हुआ है, राइट। तुम इसको इक्वल टू भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो तुम मुझे ये बताओ कि ये जो राइट हैंड साइड वाली चीज़ है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कब होगी, यहाँ पे 1 है, मुझे इसको 1 के इक्वल करना है, तो y की पावर क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को 0 से रेस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिला y = 0। ये बात क्लियर हो रही है यार हमें, ठीक है। तो b की पावर क्या आ गई भाई, b की पावर है 0, मतलब मैं b को लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, रेट पे b का कोई असर नहीं होने वाला, तो मैं b को रिमूव कर देता हूँ। क्लियर हो रही है बात। अब ऑप्शन पे आते हैं यार, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, a पे, a⁻x पे, ठीक है, कुछ a का पावर होगा उस पर डिपेंड कर रहा है। अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस पे क्या हो रहा है, जिसमें भी b है वो सारे निकल जाएंगे, इसमें b है ये गलत, इसमें है ये हो सकता है आंसर, इसमें है हाँ ये रहा ये भी गलत, इसमें ये भी गलत, ठीक है। तो जब तुम आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो एक बार ऑप्शंस देख लो, शायद तुम्हें आंसर वही से मिल जाए। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि बी के ऊपर रेट डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो तुम्हारा टाइम बचेगा, ठीक है। तो अब बताओ यार ए की पावर हमें एग्जैक्ट निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, सेम चीज कर दूंगा। बताओ आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ये कुछ है b⁻y, ठीक है, ओरिजिनल वाली ही रखते हैं, तो a⁻x और b⁻y ये चीज थी। अब बताओ a की वैल्यू क्या है, अगर मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को फिर से ले लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को मैंने ले लिया, तो a की वैल्यू 0.1, b की 0.1, तो ये हो गया 0.1 और यहाँ पर भी 0.1, ठीक है, तो r इज प्रोपोर्शनल। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, है कि नहीं भाई। अब बताओ मैं कौन सा लूँ, ठीक है, कैसे पता चलेगा, मुझे क्या निकालना है, a की वैल्यू, राइट, a की निकालनी है, तो मेरे पास b जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहना चाहिए। अगर मुझे b की निकालनी होती तो मैं ट्राई करूंगा कि a का कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना हो, ठीक है, जैसे हमने इसमें b का निकाला था, राइट। तो मैं देखो यार a का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा था मैंने, इसलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड लिया था क्योंकि इसमें a का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अब मैं निकाल रहा हूँ a के पावर में क्या आने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लूंगा जहाँ पर b का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। क्लियर हो रही है बात। तो यार वो फर्स्ट और थर्ड वाला है, इसलिए मैंने फर्स्ट और थर्ड वाला लिया। तो बताओ थर्ड एक्सपेरिमेंट में a की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.2, तो ये हो गया 0.2 की पावर x। बताओ b का क्या है, b का 0.1, 0.1 की पावर y। कट कर दे यार, ठीक है, ये और ये कट हो जाएगा। रेट क्या है, फिर से R3 और R4 बोल देते हैं इसको। बताओ इसकी रेट क्या थी, राइट, ऊपर कौन सा है, ऊपर मैंने फर्स्ट वाले का लिया है, फर्स्ट वाले में रेट कितनी है 1.2, ठीक है, तो 1.2 इंटू 10⁻³ है यहाँ पर रेट, और थर्ड एक्सपेरिमेंट में रेट क्या है 2.4 इंटू 10⁻³, तो यह आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻³। तो यार ये कट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, है कि नहीं। तो 1/2 लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, राइट हैंड साइड पे मेरे पास है, देखो फिर से वही बात, प्रोपोर्शनिटी हटेगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट कट हो जाएगा, ठीक है, तो इक्वल्स टू मैं डाल रहा हूँ। बताओ क्या आएगा यहाँ पे 0.1 अपॉन 0.2 की पावर x। बताओ कब होगा ये कब होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा है और ये हो जाएगा 1/2 की पावर x। तो कब होगा ये, जब x की वैल्यू मेरे पास क्या आने वाली है 1, ठीक है, 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, तो x मेरे पास यहाँ पे आया क्या 1 के इक्वल। तो a की पावर क्या हो जाएगी, a की पावर हो गई 1 और b की पावर हो गई मेरे पास 0, ठीक है। तो रेट क्या हो गया, रेट इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1। अब प्रोपोर्शनिटी हटाऊंगा तो इक्वल टू कुछ k आ जाएगा, और r मैंने क्या एज्यूम किया था dc/dt, ठीक है, तो वही चीज़ आ गई यार ऑप्शन बी। क्लियर हुई है बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
So here is the next question. At 518 degrees Celsius, the rate of decomposition of a sample of gaseous acetaldehyde. क्या मतलब वो यार फर्स्ट लाइन का, मेरे पास एक सैंपल है, एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में, वो डिकम्पोज हो रहा है। तो एसिटाल्डिहाइड क्या होता है मेरे पास, वो होता है CH3CHO, ये डिकम्पोज हो रहा है, राइट, तो कुछ ब्रेक हो रहा होगा। अब यार नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है, इनिशियली एट अ प्रेशर ऑफ 363 टॉर was 1 torr second inverse when 5% had reacted and 0.5 torr second inverse when 33% had reacted. The order of the reaction is, मतलब जब गैसियस एसिटाल्डिहाइड 5% रिएक्ट हो गया है, 5% डिकम्पोज हो गया है, ठीक है, तब उसका जो रेट है वो क्या आ रही है, वो रेट आ रही है 1 टॉर पर सेकेंड इनवर्स। और जब 33% रिएक्ट हुआ तब उसकी रेट आ रही है 0.5 टॉर सेकेंड इनवर्स। क्या ये बात हमें क्लियर हो रही है, ठीक है। और प्रेशर कौन सा है, ये दोनों चीज़ में प्रेशर कांस्टेंट है हमारे पास, कौन सी चीज़ है, 363 टॉर है। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब यार तुम्हें पता होना चाहिए कि एसिटाल्डिहाइड अगर ब्रेक होता है तो किस में ब्रेक होता है, तुम्हें नहीं पता है तो क्वेश्चन छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो क्या है ये चीज़, CH3CHO किस में ब्रेक होगा, CH4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर हो रही है बात, ठीक है यार, बैलेंस करके तुम देख सकते हो, 2 कार्बन 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर हो रही है, ठीक है। तो यार एसिटाल्डिहाइड ब्रेक हो गया मीथेन में और कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की, बताओ रेट क्या होगा, रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट सर, मैं इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन मान रहा हूँ A होगा, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में A मान रहा हूँ, ये मेरी रिएक्शन हो गई, ये इनिशियल कंडीशंस हो गई, ठीक है, इसका 0 और इसका भी 0। अब तुम मुझे ये बताओ कि R1 में बात करता हूँ, R1 क्या है, जब CH3CHO 5% डिकम्पोज हो गया है, उसकी रेट क्या दी है मुझे, उसकी रेट दी है मुझे 1.00 टॉर सेकेंड इनवर्स। कब, जब 5% जो है वो डिकम्पोज हो चुका है, राइट। अगर मुझे दूसरी रेट की बात करें तो दूसरी रेट क्या है, जब 33% डिकम्पोज हुआ होगा, 33% जब डिकम्पोज हो रहा है तब मुझे रेट कितनी दी है भाई, तब मुझे दिया 0.5 टॉर सेकेंड इनवर्स, तो 0.5 टॉर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब यार इतनी चीज़ से तुम्हें काफ़ी हार्ड लग रहा होगा, लेकिन यार तुम एक चीज़ ट्राई कर लोगे ना तो तुम्हारे लिए यार क्वेश्चन बच्चों वाला, ठीक है, ब्रह्मांड का सबसे सरल क्वेश्चन है ये। तो यार बताओ अब कंप्लीशन के टाइम पे क्या होगा। अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं, जब 5% CH3CHO डिकम्पोज हो चुका है, राइट, तब क्या होगा, जब 5% कंप्लीट हो गया है तब कुछ अमाउंट कम हो गया होगा CH3CHO का, ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ कुछ X1 कम हो गया। क्लियर हो रही है बात, पहले कुछ था उसमें से X1 कम हो गया, तो इस साइड कुछ बड़ा होगा, तो 1 मोल दे रहा है तो X1 कम हुआ तो X1 बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी X1 बढ़ जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम में ये सब बातें आती है, ठीक है। तो बताओ भाई इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या चीज़ होने वाली है, ठीक है, बचेगा कितना तुम्हारे पास सब्सटेंस, A माइनस X1 है कि नहीं, A माइनस X1, यहाँ पर प्लस X1, यहाँ पर भी प्लस X1, ठीक है। बिल्कुल वैसी बात हो गई यार कि तुम ढोलकपुर में हो, छोटा भीम टुनटुन मौसी के लड्डू खा रहा है, तो टुनटुन मौसी के लड्डू मान लो ए अमाउंट में प्रेजेंट है, उसमें से उसने X1 अमाउंट के लड्डू खा लिए, तो बचे कितने भाई, A माइनस X1 लड्डू बचे होंगे अभी, है कि नहीं। अब बताओ रेट जो है वो किससे प्रोपोर्शनल होगी, वो प्रोपोर्शनल होने वाली है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेरे पास जो भी बचा हुआ होगा उससे, ठीक है। तो इतना बचा था उससे प्रोपोर्शनल होगी। और क्या मुझे ऑर्डर पता है, ऑर्डर मुझे फाइंड करना है, राइट, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, वही तो मुझे फाइंड करना है, तो मैं मान लेता हूँ कुछ M है, ठीक है, ऑर्डर कुछ M है मेरे पास। अब बताओ R1 जो है वो क्या हो गया, प्रोपोर्शनल किससे हुआ, वो प्रोपोर्शनल हुआ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये कचरा है अभी केमिकल काइनेटिक्स के लिए, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन लोगे तो रिएक्टेंट्स का लोगे। वैसे ही अगर R2 की बात करूँ तो R2 में क्या होगा, यहाँ पे मैं मान लूँगा कुछ X2, ठीक है, कंप्लीशन कितना 33% है कि नहीं, 5% में कुछ X1 कम हो रहा था तो 33% में कुछ ज़्यादा कम हुआ होगा, समझ रहे हो। मतलब यार स्टार्टिंग में जब भीम के खाने की स्पीड थी 5%, ठीक है, छोटा भीम के खाने की स्पीड जब 5% है तो X1 अमाउंट कम हुआ, जब उसकी 33% हो गया खाने की स्पीड तब X2 अमाउंट कम हुआ, ठीक है। तो बचेगा कितना भाई, A माइनस X2, यहाँ पर भी 2 2 2 और 2 हो जाएगा, लेकिन किसी काम का नहीं है। तो R2 मेरे पास क्या होगा, A माइनस X2 की पावर M,
ठीक है, सेम रिएक्शन की बात हो रही है तो पावर तो सेम रहने वाली है, m और m। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको फिर से डिवाइड कर रहा हूँ, कर दिया डिवाइड। R1 क्या है मेरे पास 1, R2 क्या है 0.5, प्रोपोर्शनल है, ठीक है, किससे a माइनस x1, मतलब क्या है, जो चीज़ मेरे पास बची हुई है। अब मान लो यार मेरे पास 100 लड्डू थे, राइट, उसमें से भीम ने 5% खा लिया। 100 का 5% कितना होता है, 5 लड्डू खा लिए, तो बचे कितने, 95 बच गए कि नहीं, -5 कर दिया तो 95 बच गए। तो a माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 95% है कि नहीं, 95% है, मतलब अगर वेट में कन्वर्ट करूँ तो 95/100 आ जाएगा। तो a माइनस x1 की जगह पे मैं क्या रखूँगा, 0.95, समझो यार, ठीक है। अगर 5% खा लिया तो 95% बचा होगा, तो मैंने उसे नंबर में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो 95/100 होगा। वैसे ही अगर 33% की बात करें, 33% खर्च हो गया, उसने खा लिया, तो बचा कितना, -33, तो कितना बचेगा भाई 67। तो क्या करूँगा 67/100, वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 0.67 हो जाएगा, रेज़ टू m। ठीक है, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाए 1.41 की पावर m, और यहाँ पर क्या चल रहा है, देखो प्रोपोर्शनली को हटा के तुम इक्वल टू भी डाल सकते हो, पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी, राइट। अब ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये मेरे पास है 2। अब 0.14 किसी का रूट है क्या, ठीक है, किसी का रूट है, तो है मेरे पास, किसका है, 2 का रूट है, √2m, राइट। अब मुझे बताओ 2 और √2 इक्वल कब होने वाला है, यहाँ पे मैं लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 1/2 की पावर m। अब जब मुझे इस साइड भी 2 करना है और इस साइड भी 2 करना है, तो मैं क्या करूँगा, m मेरे पास होना चाहिए 2, तब ये 2 और 2 कट हो जाएगा, 2⁻1 2 हो जाएगा, तो m की वैल्यू भाई मेरे पास क्या आ गई, 2। क्लियर हो रही है? तो ये हो गया हमारा ऑर्डर, m ही तो था हमारा ऑर्डर, तो ऑप्शन क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। So here is the next question. Two reactions R1 and R2 have identical pre-exponential factors. Activation energy of R1 exceeds that of R2 by 10 kilojoule per mole. If K1 and K2 are rate constant for reaction R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then ln K2 by K1 is equal to, ठीक है, फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, टू रिएक्शन R1 and R2 have identical pre-exponential factors। जब भी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की बात कर रहा है वो, तो दिमाग में आना चाहिए k = a e⁻⁻rt। ठीक है, a क्या होता है मेरे पास, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, राइट। तो उसने बोला है मेरे पास R1 एक रिएक्शन है, एक R2 रिएक्शन है, दोनों का जो a है मतलब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो सेम है। ठीक है, फिर क्या बोला उसने, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड्स दैट ऑफ R2 by 10 किलोजूल पर मोल, मतलब जो अगर R1 की एक्टिवेशन एनर्जी मैं मान रहा हूँ EA1 और R2 की मान रहा हूँ EA2, तो EA1 जो है वो EA2 से 10 ज़्यादा है, ठीक है, +10 करना पड़ेगा। EA1 जो है वो EA2 से 10 ज़्यादा है, क्लियर हो रही है, बट 10 किलोजूल पर मोल ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। फिर क्या बोला है, इफ़ K1 एंड K2 आर रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर उसने दोनों रिएक्शन में सेम रखा है, देन ln K2 by K1 इज इक्वल टू, तो यार अगर मैं R1 के लिए बात करूँ तो R1 के लिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, K1, ठीक है, रेट कांस्टेंट K1 किसके लिए, R1 के लिए, इक्वल्स टू a e-EA1/RT, राइट। टेम्परेचर सेम है इसलिए मैं T1 T2 ऐसे नहीं कर रहा हूँ। अब K2 क्या किसके लिए होगा, रिएक्शन 2 के लिए, -EA2/RT। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, अब मैं एंटीलॉग ले रहा हूँ, इसमें एंटीलॉग ले रहा हूँ और इसमें भी, तो इसमें एंटीलॉग होगा तो क्या आ जाएगा, ln K1 = ln A -EA/RT। ठीक है, माइनस ऐसे होगा, यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन ब्रैकेट जब ओपन करूँगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पे, समझो। वैसे अगर मैं सेकंड में काम करूँ तो क्या होगा, सेकंड में एंटीलॉग ले लूँ तो ln K2 = ln A -EA2/RT। ये बात क्लियर हो रही है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई। दोनों को अब मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट। ठीक है, कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 1 में से। ठीक है, पहले ये लिखूंगा फिर मैं ये करूँगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ln K2 - ln K1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास यही आने वाला है। मैंने क्या किया,
2 को माइनस कर रहा हूँ 1 में से, तो ln k2 माइनस ln k1, मैंने क्या किया है 2 माइनस 1। बताओ राइट हैंड साइड क्या आएगा, राइट हैंड साइड क्या कर रहा हूँ मैं 2 माइनस 1, तो पहले ये आएगा ln a माइनस e_a2 बाई RT, राइट, माइनस क्या कर दूंगा मैं, ऊपर वाली इक्वेशन क्या है ln a माइनस e_a1 बाई RT, यही आने वाला है, ठीक है। जब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, जब मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो यहाँ पे तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब बताओ पॉजिटिव ln a नेगेटिव ln a कट हो जाएगा, RT मैं कॉमन निकाल लूँगा तो 1 बाई RT, यहाँ पे क्या बचेगा e_a1 माइनस e_a2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, तो मैं यार याद होगा ln a माइनस ln b क्या होता है मेरे पास ln a अपॉन b, ठीक है, प्रॉपर्टी है ये, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है ln a माइनस ln b, तो क्या आ जाएगा मेरे पास ln a अपॉन b, a क्या है मेरे पास k2 और b है k1, तो ln k2 बाई k1। अब बताओ e_a1 माइनस e_a2 कैसे निकालूंगा, यहाँ से e_a1 ये है, इसको यहाँ पे ले जाऊंगा तो e_a1 माइनस e_a2 क्या आएगा मेरे पास 10 के इक्वल, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मेरे पास 10, नीचे r चल रहा है t भी चल रहा है, और ये आ गया ln k2 बाई k1। r की वैल्यू कितनी होगी 8.314, राइट, तो ये क्या आ जाएगा 10 ऊपर नीचे 8.314, और टेम्परेचर कितना दिया है मुझे, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, ये आ गया 300 केल्विन, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तब मेरे पास आंसर क्या आने वाला है, तब मेरे पास आंसर कुछ आ जाएगा नियर अबाउट 4, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कुछ ये आने वाला है। क्लियर हो रही है बात, कैसे किया हमने यार, ये काफ़ी काम की इक्वेशन है, ये भी याद कर लो, ठीक है, फिर हमने सिंप्लीफाई किया तब ये कुछ आ रहा था, ये भी हमें याद करनी है। अब मान लो यहाँ पे तो टेम्परेचर सेम था, अगर टेम्परेचर नहीं होता तो क्या इक्वेशन आती, तब इक्वेशन आती मेरे पास ln k2 बाई k1 इक्वल्स टू EA बाई R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। कब, जब मेरे पास टेम्परेचर अलग अलग होगा, यहाँ पे 300 केल्विन था R1 और R2 दोनों के लिए, अगर मेरे पास टेम्परेचर अलग होगा तो मैं ये इक्वेशन लगाऊंगा, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। So here is the next question. The rate of a chemical reaction doubles for every 10 डिग्री सेल्सियस rise of temperature। मतलब अगर मेरे पास टेम्परेचर T है और मैं कर देता हूँ टेम्परेचर T प्लस 10, ठीक है, मतलब T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, मैंने कर दिया T प्लस 10, तो रेट क्या हो जाएगा भाई, रेट हो जाएगा डबल, ठीक है, मतलब अगर T डिग्री पे रेट कांस्टेंट था K, तो T प्लस 10 पे जो दूसरा K होने वाला है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, जो रेट है वो डबल हो जाने वाली है, ठीक है। तो मुझे पूछा क्या है, इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज बाय, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्शन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हूँ तो मुझे बताना है कि रिएक्शन की जो रेट है वो कितने टाइम्स बढ़ रही है, 24 टाइम्स बढ़ेगी, 32 टाइम्स बढ़ेगी, 64 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे समझो कि तुम घर पे पढ़ रहे हो, तुमने पढ़ा एक पेज 1 आवर में, फिर तुम्हारे पापा ने पीछे से तुम्हें 10 स्लैप्स मार दी, ठीक है, ये तुम हो, तुम्हारे पापा इधर है, पीछे से क्या मार दिया 10 स्लैप्स मार दी, ठीक है। तो 10 स्लैप मारी, तुम्हारे पढ़ने की रेट डबल, वापस 10 मारी, तुम्हारे पढ़ने की रेट डबल, ठीक है। तो ऐसे डबल डबल होती रही, बिल्कुल वही चीज़ हो रही है यार। टेम्परेचर T था और मैंने T प्लस 10 किया, ठीक है, तुम एक पेज पढ़ रहे थे, पापा ने हमारी 10 टपली, ठीक है, तो क्या हो गया, रेट हो गई डबल। क्लियर हो रही है बात। तो बताओ यार 10 डिग्री के लिए हो रही है डबल, 20 के लिए क्या हो जाएगी, एक बार डबल हो गई, एक और बार डबल हो जाएगी, 30 के लिए क्या होगा, 2 बार तो हो गई थी यहाँ तक, तीसरी बार और हो जाएगा, है कि नहीं। जब तुम्हें 10 स्लैब्स पड़ी तब डबल हुई, 20 पड़ी तब और एक और बार डबल हो गई, 3rd बार पड़ी तो डबल और हो गया, 40 स्लैब्स पड़ जाएगी तो 4 बार डबल हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही 50 पड़ गई तो, है कि नहीं। तो मतलब क्या है कि 10 डिग्री पे डबल हो रही है, तो मतलब 2 की पावर जो भी तुम्हें टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया था भाई, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, राइट। तो 50 डिग्री सेल्सियस अपॉन 10 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2⁵, मतलब होता है 32। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 32। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो यार ये इक्वेशन है, तुम्हें याद रखनी है तो ठीक है, वरना लॉजिक भी लगा सकते हो, ठीक है। पापा है, चमाट मार रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
So here's the next question. The half-life period of a first-order chemical reaction is 6.93 minutes. The time required for the completion of 99% of the chemical reaction will be. ठीक है, फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं मुझे. बताओ द फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है? द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 6.93 मिनट्स. मतलब तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, टी एफ क्या होता है? टी एफ होता है मेरे पास 0.693 डिवाइड बाई के. कब? जब मेरे पास रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रही है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है. अब टी एफ मुझे क्या दिया है? 6.93. तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 6.93 इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई के. इस साइड आ जाएगा तो के इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई 6.93. इतनी बात क्लियर हो रही है हमें. ठीक है, फिर मुझे क्या बोला है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन विल बी. मतलब केमिकल रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है. तो यार बताओ फर्स्ट ऑर्डर की जनरल इक्वेशन क्या आती है? ये आती है T इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी. राइट, तो ए नॉट मेरे पास क्या है? जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तब जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो मेरे पास ए नॉट होने वाला है, और जब कुछ % कंप्लीट होगी है तब मेरे पास जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा? ए टी. ठीक है, तो मुझे फाइनल क्या करना है? टाइम निकालना है. जब 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी तो टाइम को ही सब्जेक्ट रखूंगा इक्वल्स टू 2.303 वैसे ही अपॉन के लॉग भी चल रहा है. ठीक है, ए नॉट अपॉन ए टी. सेम चीज़ ही रहने वाले, कोई डिफरेंस नहीं करना मुझे. अब बताओ के की वैल्यू क्या आएगी? के की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आने वाली है. बताओ कितनी आएगी? 0.1 क्या आएगा? मिनट इनवर्स. मिनट क्यों? क्योंकि मुझे जो टाइम दिया था वो किस में दिया है? मिनट्स में दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे के किस में रखा है? मिनट इनवर्स में. क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो के की जगह पे क्या जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 0.1. ओके, अब ना तो मेरे पास ए नॉट है ना ही मेरे पास ए टी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं एज्यूम कर लूँगा कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तब मेरे पास 100 ग्राम है. ठीक है, तब मेरे पास कितना है? 100 ग्राम है. अब मुझे ये बताओ जब 99% रिएक्शन खत्म हो गई है तो बचेगा कितना मेरे पास? ठीक है, मतलब यार वही छोटा भीम वाला एग्जाम्पल, अगर 100 लड्डू है और 99 लड्डू वो खा गया तो बताओ कितने बचे होंगे? 1 लड्डू बचा होगा, 1 ग्राम बच गया होगा. ठीक है, तो ए नॉट क्या है? मैंने स्टार्टिंग में कितने लिए थे? 100 लड्डू. ठीक है, 100 ग्राम लिया हुआ था तो 100 लिख दो यहाँ पे. और 99% जब कंप्लीट हुआ मतलब टी ऑफ 99%, तब कॉन्सेंट्रेशन कितना आने वाला है? तब मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है 1 ग्राम. ठीक है, 99% कंप्लीट हो गई है तो 1 नीचे आ जाएगा. यहाँ पे क्या आएगा? लॉग 2.303 ऐसे ही चल रहा है अपॉन 0.1. और टी क्या है भाई? 99% वाला. ठीक है, 99% पे जो टाइम होगा, कितना टाइम लगा होगा. ठीक है, वो मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ. तो जब यार तुम इसको सॉल्व करोगे ना तब तुम्हारे पास वैल्यू आने वाली है, तब आएगी 4.606 और नीचे ये चल ही रहा है. ठीक है, तो तुम्हारे पास फाइनल आंसर आएगा 46.06 मिनट्स. क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो यार ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? ये हो गया. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर हो रही है बात? अगर यहाँ पर मुझे बोला नहीं होता कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं कैसे निकालता? तब यार मैं देखता कि मेरे पास के की यूनिट क्या आने वाली है. ठीक है, तब तो मैं वो के की यूनिट दे देता. तो के की यूनिट कैसे मैं निकालता हूँ यार? ये नोट करके लिख देना. ठीक है, तुम्हारे पास क्वेश्चन में काफ़ी बार नहीं दिया होगा कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन वहाँ पे तुम्हें दिया होगा कि के की वैल्यू इतनी है, तो उसके यूनिट से तुम बता दोगे कि तुम्हारे पास जो ऑर्डर है वो कितना है. कैसे? के मैं लिख रहा हूँ मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स. ठीक है, अब क्वेश्चन में मुझे दिया है कि के जो है वो क्या आया? मिनट इनवर्स आया मेरे पास. ठीक है, मिनट इनवर्स आ रहा है. तो यहाँ पर मेरे पास क्या करेंगे? हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे. n की वैल्यू में डालता हूँ 0, तो क्या आ जाएगा? n की जगह पे 0, तो 1 - 0 1, तो आएगा मोल राइट की पावर 1, लीटर की पावर क्या आ जाएगा? -1, और सेकेंड इनवर्स चल ही रहा है. ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये मैच नहीं कर रही मीटर इनवर्स से, तो ये तो नहीं होगा. तो n इक्वल्स टू 0 नहीं होने वाला मेरे पास. अगर मैं रखता हूँ n इक्वल्स टू 1, तो 1 - 1 0, मोल की पावर 0 पूरा नेगलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, फिर लीटर 1 - 1 0 हो जाएगा, ये भी चला जाएगा. बचेगा क्या? सिर्फ सेकेंड इनवर्स. यहाँ पर किस में? मिनट्स में, तो मैं सेकेंड की जगह पे क्या लिख दूंगा? मिनट इनवर्स. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू क्या आई? 1 आई. जब n की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ तब मेरे पास मीटर इनवर्स आ रहा है.
ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जो भी n की वैल्यू होगी वो तुम्हारा ऑर्डर बन जाएगा। तो यह काम की चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन में जब भी तुम्हें ऑर्डर ना दिया हो और k की यूनिट दी हो, ठीक है, या तो k की कुछ वैल्यू के साथ यूनिट दी हो, तब तुम ये चीज़ लगा के ऑर्डर निकाल लोगे। अब ऑर्डर निकालोगे तभी तुम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, वरना तुम्हें पता ही नहीं यार कौन से ऑर्डर के, तो कैसे निकालोगे। So here we are ending our discussion for the chapter chemical kinetics. If this video has helped you clear your concept and if you feel more confident for JEE Mains 2020, then do subscribe our channel and hit the bell icon for daily updates from Revolution Beyond Education. तब तक के लिए see ya, have a good day.